हेलो एवरीवन। रघुर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि आपका मार्च में होने वाला है, इससे रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग टॉप 20 एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज की क्लास में हम लोग जितने भी आपके रोग हैं इन सभी को हम क्लियर करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किडनी से किस प्रकार के यौगिक का उत्सर्जन होता है। हमें बताना है कि किडनी से किस प्रकार के यौगिक का उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन युक्त, ऑप्शन बी है सल्फर युक्त, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम युक्त, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें किडनी से किस प्रकार के यौगिक का उत्सर्जन होता है, तो किडनी से आपका नाइट्रोजन युक्त यौगिक का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बात करें हम किडनी की, किसकी बात करते हैं, बात करें हम किडनी की, तो किडनी का आपका यूनिट अर्थात इकाई क्या होता है। तो किडनी का यूनिट आपका नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, किडनी का इकाई पूछ ले क्या होता है, तो यह आपका नेफ्रॉन होता है। उसके बाद जो आपका किडनी होता है इससे आपका यूरिया का उत्सर्जन होता है। यूरिया का उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो किडनी से होता है। वहीं बात करें कि यूरिया में जो आपका गंध होता है यह किसके कारण होता है, तो यूरिया में गंध आपका अमोनिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण यूरिया में आपका गंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में मूत्राशय नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जीव में मूत्राशय नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा मनुष्य है, ऑप्शन बी पशु है, ऑप्शन सी में पक्षी है, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बात करें कि किस में आपका मूत्राशय नहीं पाया जाता है, तो यह आपका पक्षियों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पक्षियों में आपका मूत्राशय नहीं पाया जाता है। इसमें एक अपवाद है, एक अपवाद आपका शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग में आपका क्या मूत्राशय पाया जाता है, शुतुरमुर्ग में मूत्राशय आपका पाया जाता है। उसके बाद बात करें तो बाकी जो आपके पक्षी होते हैं इनमें आपका मूत्राशय नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष अर्थात चैम्बर्स पाए जाते हैं। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं, एक, दो, चार, इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य के हृदय में आपके कुल चार चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो मनुष्य के हृदय में चार चैम्बर पाए जाते हैं। वहीं आपसे पूछे कि जो आपका मगरमच्छ होता है इसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो मगरमच्छ में आपके चार चैम्बर पाए जाते हैं। वहीं पूछे कि मछली में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो मछली में दो चैम्बर पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें कि जो पक्षी होते हैं इनमें कितने चैम्बर होते हैं, तो पक्षियों में भी आपके चार चैम्बर होते हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यकृत अर्थात लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है। हमें बताना है लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है हेपेटोलॉजी, ऑप्शन बी है हिमेटोलॉजी, ऑप्शन सी है साइटोलॉजी, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें लीवर का अध्ययन का, तो लीवर का अध्ययन आपका हेपेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। बात करें हिमेटोलॉजी की, तो यह आपका स्टडी ऑफ ब्लड है। क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है, तो यह आपका होता है हिमेटोलॉजी होता है। हिम से आपका क्या होता है, ब्लड होता है। इससे आप ध्यान रखेंगे। साइटोलॉजी क्या है, तो साइटोलॉजी आपका स्टडी ऑफ सेल है। क्या है, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का शुतुरमुर्ग किसे कहा जाता है। भारत का शुतुरमुर्ग किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है शार्क, ऑप्शन बी है गोंडावन, ऑप्शन सी है चमगादड़, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कि भारत का शुतुरमुर्ग किसे कहा जाता है, तो यह आपका गोंडावन को कहा जाता है।
ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। गोंडावन को आपका कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। यह आपका भारत का शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन ए में शार्क दिया है, तो शार्क को आपका डॉग फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शार्क को डॉग फिश कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और जो आपका शार्क है यह सबसे बड़ी मछली है। आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो सबसे बड़ी मछली यह आपका शार्क है। उसके बाद बात करें, ऑप्शन सी में चमगादड़ दिया है। तो चमगादड़ की बात करें तो इसे आपका फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। और चमगादड़ क्या है? चमगादड़ आपका मैमल है, अर्थात स्तनधारी है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रोग आपका जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है न्यूमोनिया, ऑप्शन सी है काली खांसी, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका हैजा है, न्यूमोनिया है, काली खांसी है, ये सभी आपके जीवाणु से होने वाले रोग हैं। आप इससे ध्यान रखेंगे। चलिए इसका हम ट्रिक देखते हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इसका ट्रिक है, इसे आप याद रखेंगे तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा रोग किससे आपका होता है। तो बात करें हम जीवाणु से, तो जीवाणु का ट्रिक ट्रिक आपका होता है न्यू पंडित का टीक है। अर्थात जो नए पंडित होते हैं इनके तो टीक नहीं होते हैं, तो इससे आप याद रखेंगे न्यू पंडित का टीक है। न्यू पंडित का टीक है, यह आपका ट्रिक हो गया बैक्टीरिया से होने वाले रोग का। अब देखिए न्यू से क्या होता है, तो न्यू से आपका न्यूमोनिया होता है। क्या होता है? न्यू से आपका न्यूमोनिया हो गया। उसके बाद बात करें प से क्या हो जाएगा, प से आपका प्लेग हो गया। उसके बाद बात करें डी से क्या होगा, तो डी से आपका डिप्थीरिया हो गया। क्या हो गया? डी से आपका डिप्थीरिया हो गया। त से बात करें कि त से क्या होगा, तो त से आपका टीबी होता है, अर्थात तपेदी होता है। बात करें क से क्या होगा, तो का से आपका होता है, क्या होता है? काली खांसी। का से आपका हो गया काली खांसी हो गया। उसके बाद बात करें कि टी से क्या होता है, तो टी से आपका टिटेनस होता है। क्या होता है? टिटेनस होता है। या आपका एक और इससे होता है टाइफाइड। टाइफाइड या टेटेनस आपका टी से हो गया। उसके बाद बात करें जो आपका क है, क से क्या होगा, तो क से आपका होता है कुष्ठ रोग होता है। और है बच गया, तो है से क्या होगा, तो है से आपका हैजा हो जाएगा। तो ये सभी आपके जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। न्यू पंडित का टीक है, तो न्यू से न्यूमोनिया हो गया, प से प्लेग हो गया, डी से डिप्थीरिया हो गया, त से टीबी हो गया। उसके बाद का से आपका काली खांसी हो गया, टी से टिटेनस हो गया, टाइफाइड हो गया, क से आपका कुष्ठ रोग हो गया, और है से क्या हो गया, हैजा हो गया। तो ये सभी आपके जीवाणु से होने वाले रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है? अब इसमें हमें प्रोटोजोआ जनित रोग बताना है कि कौन सा है। तो देखिए जो आपका मलेरिया है, हाथी पाँव है, पेचिस है, ये सभी आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। अब इसका भी हम ट्रिक देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है। तो इससे आपका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक देखेंगे तो इसका ट्रिक आपका हो जाएगा पापा काम पे सोते हैं। इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। यह आपका ट्रिक हो गया किसका, तो यह आपका प्रोटोजोआ जनित रोग का आपका ट्रिक हो गया। अब देखिए पापा से यहाँ पे होता है पायरिया। क्या होता है? पापा से आपका हो गया पायरिया हो गया। उसके बाद हम देखें तो आपका का से क्या हो जाएगा, का से आपका हो गया काला जार। क्या हो गया? का से आपका हो गया काला जार हो गया। उसके बाद बात करें कि म से क्या होगा, तो म से आपका हो गया मलेरिया। म से क्या हो गया, तो म से आपका मलेरिया हो गया। पे से क्या हो गया, तो पे से आपका पेचिस हो गया। उसके बाद हम आगे देखें
तो सोना, सोना से क्या होगा? तो सोना से आपका निद्रा रोग हो गया। क्या हो गया? तो सोते हैं तो यह आपका निद्रा रोग हो गया। उसके बाद हम बात करें है से, तो है से क्या होगा? यहाँ पे है से हो जाएगा हाथी पाँव। क्या होगा? हाथी पाँव आपका है से हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। तो आप इस ट्रिक को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित रोग है? अब हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित रोग है। तो यहाँ पे जो आपका एथलीट फुट है, दाद है, अस्थमा है, ये सभी आपके कवक जनित रोग हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इसका भी ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है? तो इसका ट्रिक हमने भोजपुरी में बनाया है कि कवक जनित जो रोग है, इसके हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आपका कवक जनित रोग है। तो इसका ट्रिक आपका है गंदा खाए द। क्या है? गंदा खाए द। तो जो कुत्ता होता है, कवक से क्या होगा? कवक से आपको याद रखेंगे कुत्ता। कवक से कुत्ता हो गया। तो कुत्ता क्या करता है? गंदी चीज़ों को भी खा लेता है। तो कवक जनित रोग कौन सा है? तो कवक से कुत्ता और कुत्ता से गंदा खाएगा। अब देखिए, तो गंध से क्या हो जाएगा? गंजापन। क्या हो गया? गंजापन यहाँ पे हो गया। उसके बाद बात करें दा से क्या हो जाएगा? तो दा से बात करें तो यहाँ आपका दा से दाद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें खा से क्या होगा? खा से आपका खाज हो गया। खाज हो गया, खुजली हो गया। तो दाद, खाज, खुजली ये सभी आपके कवक जनित ही रोग होते हैं। उसके बाद ए से क्या हो जाएगा? तो ए से आपका एथलीट फुट हो जाएगा। क्या होगा? ए से आपका एथलीट फुट हो गया। उसके बाद हम बात करें कि द से क्या हो जाएगा? तो द से आपका दमा रोग हो गया, अर्थात आपका अस्थमा हो गया। तो आप इससे ध्यान रखेंगे। गंदा खाए द अर्थात गंजापन, दाद, खास, खुजली, एथलीट फुट और दमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक है? हमें बताना है कि कौन सा रोग अनुवांशिक है। ऑप्शन ए है पटाउ सिंड्रोम। देखिए कितना अच्छा नाम है, पटाउ सिंड्रोम। ऑप्शन बी है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन सी है हीमोफीलिया। ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पटाउ सिंड्रोम है, उसके बाद डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, ये सभी आपके अनुवांशिक से होने वाले रोग है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए, इनसे रिलेटेड हम कुछ पॉइंट को देखते हैं। जो आपका पटाउ सिंड्रोम होता है, यह किससे होता है? तो यह आपका जो 13वां आपका गुणसूत्र होता है, तो 13वें गुणसूत्र के आपका ऑटोसोमी से होता है। 13वें गुणसूत्र के ऑटोसोमी से आपका क्या होता है? पटाउ सिंड्रोम होता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक हम बताएं। इसको देखिए, याद रखने का ट्रिक है पटाऊं। किसको पटाऊं? तेरे को पटाऊं। तो क्या होगा? 13वां गुणसूत्र की क्या होता है? इसमें आपका ट्रायोसोमी से पटाउ सिंड्रोम होता है। पटाउ सिंड्रोम अर्थात तेरे को पटाऊ। तो 13वां गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से होगा। उसके बाद है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम यह आपका 21वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से होता है। 21वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से होता है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। देखिए, डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन है। तो 21 साल की उम्र में क्या होता है? शादी हो जाता है। सरकारी एज है 21 साल। 21 साल पे शादी हो जाता है तो लड़के क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। तो डाउन सिंड्रोम कब होगा? तो ये आपका 21वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से होता है। उसके बाद हीमोफीलिया की बात करें तो जो आपका हीमोफीलिया है, यह आपका इसमें आपका रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। इसमें आपका रक्त का जो थक्का होता है, ये आपका नहीं बन पाता है। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, हीमोफीलिया में हीम से क्या होता है? हीम मतलब आपका ब्लड होता है। तो इसमें आपका ब्लड जो होता है, इसमें आपका थक्का नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा रंग वर्णांधता रोग में पहचान नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा रंग वर्णांधता रोग में पहचान नहीं होता है? तो देखिए, जब आपका वर्णांधता हो जाता है तो इसमें आपका जो लाल रंग होता है, उसके बाद हरा रंग होता है, इसको आपको पहचान में नहीं आ पाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। इनमें से एक से अधिक वर्णांधता, यह जो रोग है, यह भी आपका अनुवांशिक रोग है।
वर्णांता किस प्रकार का रोग है? तो यह भी आपका आनुवांशिक रोग है। और इसमें क्या होता है, इसमें लाल और हरे रंग को पहचानने में प्रॉब्लम होता है। देखिए, जो आपका यह रोग है इससे ग्रसित कौन होते हैं? तो वर्णांता जो है इससे ग्रसित होते हैं आपके पुरुष। कौन ग्रसित होते हैं? पुरुष होते हैं। लेकिन इसके वाहक कौन है? वही पूछते कि वर्णांता की वाहक कौन है? तो वाहक आपका महिला है। महिला इसकी वाहक है, लेकिन हो किसे जाता है? होता है आपको पुरुष को, महिला को नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग है? अब हमें बताना है कि कौन सा आपका वायरस जनित रोग है। तो इसका भी ट्रिक है वायरस जनित रोग का। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है कि एक डेजी नाम की लड़की है, एक आपका हेमी नाम की लड़की है। उसके बाद क्या करती है, ये दोनों आपकी पोई चीरती है। क्या करती है? पोई चीरे। तो देखिए, डेजी की बात करें तो डे से क्या हो जाएगा? डे से आपका हो गया डेंगू। उसके बाद बात करें जी से क्या होगा? तो जी से आपका जीका हो गया। उसके बाद हे से बात करें क्या होगा? तो इससे आपका होगा हेपेटाइटिस होगा। क्या हो जाएगा? इससे आपका हेपेटाइटिस हो गया। उसके बाद बात करें मी से क्या होगा? तो मी से आपका मीजल्स हो जाएगा। उसके बाद हम देखें तो आगे आपका पो है। पो से क्या होगा? तो पो से आपका पोलियो हो जाएगा। क्या होगा? पो से आपका पोलियो हो गया। ई से क्या होगा? ई से आपका इबोला होगा। ई से क्या होगा? ई से आपका इबोला होगा। ची से बात करें तो ची से आपका चिकन पॉक्स होगा। क्या होगा? ची से आपका हो जाएगा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स आपका ची से हो गया। वहीं बात करें रे से क्या होगा? तो रे से आपका रेबीज होगा। क्या होगा? रेबीज आपका रे से होगा। तो देखिए, जितने भी ये बीमारी हैं इनको आप ट्रिक से ही याद रख सकते हैं। इतनी ज़्यादा बीमारी है कि इसको आप अलग अलग याद ही नहीं रख पाएंगे। तो आप ट्रिक को ध्यान रखेंगे, ट्रिक आपको याद रहेगा तो एग्जाम में आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन 100% गारंटी है कि इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो देखिए, वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं? तो डेंगू भी इसमें है, पोलियो भी है, रेबीज भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? हमें बताना है कि जो कैंसर होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी में क्या है? न्यूरोलॉजी है, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो कैंसर का अध्ययन यह आपका ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हिस्टोलॉजी क्या है? तो हिस्टोलॉजी आपका स्टडी ऑफ टिश्यू है। क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यू जो है यह आपका कहलाता है हिस्टोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है? तो यह है आपका स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम। क्या है? स्टडी ऑफ नर्व सिस्टम आपका क्या है? यह आपका न्यूरोलॉजी है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? हमें बताना है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है लुई पास्चर, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो रेबीज के टीके की खोज की बात करें तो यह आपका किया जाता है लुई पास्चर द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? लुई पास्चर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। रॉबर्ट हुक की बात करें तो इन्होंने आपका मृत कोशिका की खोज की है। किसकी खोज की है? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को आपका जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो यह आपका अरस्तु को कहा जाता है। वहीं आपसे पूछे कि जो आपका रेबीज है, रेबीज का वायरस कौन सा है? रेबीज आपका किस वायरस के कारण होता है? तो रेबीज का वायरस आपका है रेहेब्डो वायरस। कौन सा वायरस है? तो यह आपका है रेहेब्डो वायरस है, जिसके कारण क्या होता है? रेबीज होता है। और रेबीज होता है किससे होता है? तो आपका कुत्ता से होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। इसमें आपका पानी से डर लगता है। पानी से डर लगता है, जिसे आपका हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? पानी से डर लगने को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया का परजीवी क्या है?
मलेरिया का परजीवी क्या है? ऑप्शन ए है लिस्मानिया, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी है विब्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें मलेरिया का परजीवी क्या है, तो मलेरिया का परजीवी आपका प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम है। उसके बाद बात करें कि जो आपका मलेरिया है तो इसे किसने खोजा, पूछ ले कि मलेरिया का खोज किसने किया, तो मलेरिया को खोजा आपका रोनाल्ड रोस ने। किसने खोजा? मलेरिया को आपको खोजा है रोनाल्ड रोस ने, आपका खोजा है मलेरिया को। वही बात करें जो आपका मलेरिया होता है इससे आपका आरबीसी प्रभावित हो जाता है। मलेरिया से क्या प्रभावित होता है? तो मलेरिया से आरबीसी प्रभावित होता है। उसके बाद बात करें जो मलेरिया का दवा होता है यह आपका कुनैन होता है। क्या होता है? मलेरिया का दवा कुनैन होता है, जो कि सिनकोना वृक्ष से मिलता है। किस वृक्ष से मिलता है? तो यह आपका सिनकोना वृक्ष से मिलता है। उसके बाद बात करें मलेरिया में आपका प्लीहा प्रभावित होता है। मलेरिया में आपका प्लीहा प्रभावित होता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हैजा रोग में शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? जो हैजा रोग है इसमें शरीर का कौन सा आपका भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए ब्रीक है, ऑप्शन बी में आंत है, ऑप्शन सी में अमाशय है, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो हैजा की बात करें तो इसमें आपका आंत प्रभावित होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अब बात करें कि जो हैजा है, हैजा का जीवाणु क्या है? तो हैजा का जीवाणु पूछ ले तो यह आपका है विब्रिया कैलोरी है। क्या है? तो यह आपका है विब्रिया कैलोरी है। उसके बाद हैजा का आपका लक्षण क्या है? तो हैजा का लक्षण है कि इसमें आपका दस्त आता है, उसके बाद आपका उल्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन ए में यूरिया है, बी में आपका अमोनिया है, ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में कैल्शियम है, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक यह आपका यूरिया है। क्या है? यूरिया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो यूरिया का फॉर्मूला आपका NH2CO NH2 होता है। उसके बाद बात करें यूरिया का निर्माणकर्ता कौन है? तो यूरिया के निर्माणकर्ता ये आपके वोहलर हैं। कौन है? तो वोहलर यूरिया के निर्माणकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र की इकाई क्या है? हमें बताना है कि श्वसन तंत्र की इकाई क्या है। ऑप्शन ए कोशिकाएं हैं, ऑप्शन बी में कुपिकाएं हैं, ऑप्शन सी में हीमोग्लोबिन है, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें श्वसन तंत्र की इकाई तो यह आपका कुपिकाएं है। क्या है? कुपिकाएं हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कुपिकाएं इस इंग्लिश में आपका एल्वियोलाई कहते हैं। वहीं आपसे पूछ ले कि मनुष्य का इकाई क्या है? तो मनुष्य का इकाई आपका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए में लीवर है, ऑप्शन बी में थायराइड है, ऑप्शन सी अग्नाशय है, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यह आपका लीवर है। क्या है? लीवर आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वहीं पूछे कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह आपका थायराइड है। क्या है? थायराइड आपका सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है लाइगेज, ऑप्शन सी है पेप्सिन, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बात करें प्रोटीन की पाचन की तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन करता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। वहीं आपसे पूछे कि वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन आपका क्या करता है? लाइपेज करता है। लाइपेज जो है यह किसका पाचन करता है? तो यह आपका वसा का पाचन करता है। उसके बाद बात करें जो एमाइलेज होता है यह आपका
कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? तो यह आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में लीवर है, ऑप्शन बी में वृक्क है, ऑप्शन सी आपका अमाशय है, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला यह आपका लीवर कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वहीं पूछ ले कि जहर का पाचन कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। वही बात करें, लीवर जो होता है इसमें आपका पीत रस का निर्माण होता है। तो इस तरह आज के क्लास में हमने बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 इससे रिलेटेड बायो का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।